ज्योतिष एक सत्य कथा में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं पंडित वरुण कुमार तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम आपको कुंडली विश्लेषण सिखाएंगे। आज पहला दिन है, पहला पाठ है। किसी के जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, कैसे किसी का भाग्य पढ़ें, कैसे किसी के जीवन में क्या घटित होने वाला है, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, किस तरफ हो जाएगा, क्या करेगा, उसके मस्तिष्क में क्या चलेगा, ये सारी चीज कैसे रीड करें। ये जो आत्मा, ये शाउल जो आई है पृथ्वी पर, इसके आने का कारण क्या है, इसको कैसे देखेंगे। तो इसको देखने का जो तरीका है वो मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी ये है, ये यहाँ बैठा है, वो वहाँ उठा है, वो वहाँ खड़ा हो गया है, इस तरीके से ज्योतिषी लोग आते हैं, बताते हैं, बस ये हो गया, इसके जगह भी ये निकल आया और ये सब हो गया। ऐसे नहीं होता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण इस तरह नहीं होता है जिस तरीके से यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है वीडियोस की। मैं आपको पूरा दूंगा, मैंने कहा 100% दूंगा आपको। टाइम ऑफ इवेंट भी आप जान पाएंगे कि कोई भी घटना कब घटित होगी जीवन में और तुरंत आपके साथ क्या होने वाला है। चलो पहले पहला ग्रह लेते हैं, चंद्रमा। ठीक, क्योंकि जो है चंद्रमा का लग्न भी होता है और चंद्रमा 70% कुंडली का कारक ग्रह मानते इसलिए क्योंकि 70% जल होता है शरीर में, लेकिन 35% चंद्रमा को देते हैं और 25% सूर्य को देते हैं। दोनों मिला करके 60% बनता है। ये दोनों लग्न होता है, सूर्य लग्न भी और चंद्र। सुदर्शन कुंडली में आपको लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न एक ही में मिलेगा, एक ही में। सुदर्शन चक्र भी बताएंगे कैसे देखा जाता है। लेकिन अभी आप बेसिक से लेकर के चलते हो, तो अभी आप बिगिनर्स हो, आप सीख रहे हो हमारे साथ। आप ABCD पढ़ोगे पहले, तब बड़ी बड़ी बुकें पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ABCD, हमने 9 ग्रहों के कारकत्व आपको बता दिए कि ग्रहों के मतलब और मायने क्या होते हैं। अब आपको ग्रहों के साथ साथ इन घरों के एट्रीब्यूट भी आपको बताएंगे कि अब चंद्रमा पहले घर में बैठा है तो इसको क्या कहते हैं, तनु भाव। ठीक, इसको क्या कहते हैं, तनु भाव। तनु मतलब शरीर, यह आपका क्या है, शरीर है, पर्सनालिटी है, यह आपका स्वास्थ्य यहां से देखा जाता है, यहां से लॉन्जिविटी, आयु देखी जाती है, ये व्यय का धन है। अगर मजबूत है तो आपको खर्चे की दिक्कत नहीं होगी, तो अगर ये कमजोर है, व्यय मजबूत है, तो इसका मतलब आपको खर्चे की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। और 7, 8, 9, 10 ये आपके जो है चतुर्थ का कर्म है। मतलब भाई चतुर्थ का कर्म क्या है, चतुर्थ मैटेरियलिस्टिक है। भूमि, भवन, वाहन, मटेरियल जितना है, मटेरियलिस्टिक जो संसार है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए ये आप पर्सनालिटी कर्म करती है, इसको प्राप्त करने के लिए। बात समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यहां बैठा है तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप। अब चंद्रमा के जितने कारकत्व तो मैंने बताए थे आपको, वह सभी लग्न में आ गए। कौन, चंद्रमा मतलब माँ। अब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी में तो माँ आ गई। अब आप अपने माँ के साथ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। सबसे पहला प्रिडिक्शन तो यही हो गया। चंद्रमा अगर लग्न में है, चंद्रमा भोजन है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको अच्छा अच्छा भोजन, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन
उपलब्ध होगा और आप पौष्टिक भोजन ही करें। अखाद्य पदार्थ या जो है कोई नुकसान वाली चीज कभी ना खाएं पिएं, नहीं तो चंद्रमा यहाँ पर बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? और क्या कह रहा है चंद्रमा? चंद्रमा जल है, तो क्या कहता है कि जल आपके शरीर में आ गया है, मतलब आपका शरीर थुलथुल होगा, मोटा होगा, शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी। आप बताइए, एक चंद्रमा यहां बैठ गया, अभी मैंने राशि भी नहीं लिखी है कोई, लेकिन प्रिडिक्शन देखो शुरू हो गया। ठीक, तो अब और क्या बताएंगे आप चंद्रमा के बारे में? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति है। तो अब क्या है कि चंद्रमा क्या कह रहा है कि भैया अपना मन ईश्वर में लगाओ और ध्यान करो, परम शांति की अवस्था में चलो। ठीक है, मन शांत कर लो, एकदम शांत कर लो। चंद्रमा लग्न में है ना, तो जो है मेंटल स्थिति आपकी बहुत शांतिपूर्ण होनी ही चाहिए, नहीं तो चंद्रमा बुरा प्रभाव देने लगेगा। ठीक है, अब और क्या है चंद्रमा के कारक तत्व में? आपने क्या क्या पढ़ा था, बात समझ रहे हैं? अब क्या कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण, मन है ये आपका। तो मन क्या है? मन आपके आपके स्वयं के अधीन होना चाहिए अगर चंद्रमा लग्न में है। अगर चंद्रमा लग्न में है और मन अधीन नहीं होगा तो यह मन आपको इतना परेशान कर देगा कि रात की नींद चली जाएगी, आप पागल हो जाओगे, धीरे धीरे मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा और बुध जिसके कुंडली में बहुत बली होता है ना, वही व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है। कभी कभी कुछ ग्रह बली होना भी बहुत अच्छा नहीं होता है, ये भी जान लो। उच्च का होना तो बिल्कुल एरोगेंसी दे देता है। बात समझ रहे हो? ये अनुभूति देता मुझे सब आता है, आदमी बार बार मुझे सब आता है, अब फेल जाए 1000 बार हो, लेकिन उसे यही रहेगा कि मुझे तो सब आता है। क्योंकि ये उच्च के ग्रह ऐसी फीलिंग दे देते हैं, तो आदमी जो है सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है कि मुझे सब आता है, क्योंकि किसी को सब आ ही नहीं सकता। सब तो केवल भगवान को आता है, ईश्वर को आता है, मनुष्य को सब कहाँ से आ सकता है भाई? अब अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है तो आप ग्रह आपको मूर्ख बना रहे हैं, इसका मतलब। तो बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज समझ गए आप। अब चंद्रमा यहाँ का कारक है, तो मन क्या है? जड़ वस्तु है, मेटेरियलिस्टिक होता है मन। तो आपको भूमि, भवन, वाहन, धन, चल अचल संपत्ति, मानसिक शांति और अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, ये आपको बहुत पसंद होगा, बहुत लाइक करेंगे आप इसको, किसी को नाराज नहीं होने देंगे आप। ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। तो ये चीज है। अब आप सारी चीज को समझ गए, चंद्रमा संतुलित करेंगे तो सारी चीज संतुलित हो जाएगी आपकी, आपके पास धन भी पर्याप्त आएगा। तो अब यहां पर हम 1 नंबर राशि लिख देते हैं, 1 नंबर राशि लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको बिगाड़ते हैं और यहां पर लिखते हैं 1 नंबर, शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया 1, ये सूख जाता है, जैसे यहाँ कुछ देर तक खुला रखो वैसे सूख जाता है। 1 नंबर लिख दिया। अब 1 नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ? मेष राशि। अब चंद्रमा मेष राशि में चला गया, मतलब जातक की राशि मेष हो गई, या कितना कंफर्म है? अब जातक की राशि मेष हो गई तो या तो चंद्रमा जो है अश्विनी में होगा, अश्विनी में, या चंद्रमा भरणी में होगा, या कृतिका के पहले चरण में होगा। ये 4 चरण इसके, 4 इसके और 1 इसका, बराबर 9 चरण हो गए।
बात समझ, 9 चरण होते हैं एक राशि के अंदर। तो या तो चंद्रमा अश्विनी में होगा, या भरणी में होगा, या कृतिका में होगा। बात समझ रहे हैं? ये डेड श्योर है कि इन्हीं में होगा, इतना तो कंफर्म हो गया ना। अब हमने मान लिया कि चंद्रमा जो है हमारा किसमें है, अश्विनी में है, अश्विन में है, ठीक। तो अब अश्विनी में 4 चरण हैं, पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। बात समझ, किस नवमांश में होगा, तो 9 नवमांश होते हैं इसमें एक राशि में। बात समझ रहे हो? ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर दी जाती है जैसे आजकल ज्योतिषी देखते नहीं है, अरे ये ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और इसको ये यहाँ देख रहा है, गुरु वहां चला गया, राहु वहां चला गया। ये सब केवल मूर्ख बनाने का चक्कर है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है वास्तव में। आप हमसे जुड़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में जन्म कुंडली का प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूं, सब कुछ अक्षरशः एक एक बात आपको बताएंगे। तो अब चंद्रमा अश्विनी में चला गया, तो अश्विनी के पहले चरण में हम समझ गए कि चंद्रमा चला गया। बात समझ गए? तो पहला चरण क्या है अश्विनी का, मेष का ही नवमांश है वो। और अगर दूसरे में चला गया तो क्या हुआ, चंद्रमा अगर अश्विनी के दूसरे चरण में गया तो ये क्या हुआ, ये वृष नवमांश हो गया, वृष। तो चंद्रमा में किसके गुण आ गए, वृष का स्वामी कौन होता है, शुक्र। अब चंद्रमा में किसके गुण आ गए, शुक्र के भी गुण आ गए। अच्छा, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन होता है भाई, केतु होता है। अब बताओ चंद्रमा में और किसके गुण आ गए, केतु के गुण आ गए। तो चंद्रमा में इस समय कितने ग्रहों के लक्षण दिखाई पड़ेंगे आपको, शुक्र के एट्रीब्यूट जो मैंने बोला है, चंद्रमा के एट्रीब्यूट और केतु के एट्रीब्यूट। बात समझ गए? अब वृष नवमांश में अगर आया तो अब ये आप मान लो कि 3 ग्रहों के एट्रीब्यूट आपको बोलने पड़ेंगे यहां पर। अब ये नवमांश कौन सा है, अगर दूसरे चरण में गया है तो दूसरा नवमांश क्या है, पहला नवमांश होता है देव, फिर नर, फिर राक्षस। तो ये दूसरा नवमांश है, इसलिए कौन सा नवमांश है, नर नवमांश है, ये रजस है। बात समझ गए ना, सात्विक है और ना तामसिक है, ये रजस हो गया। बात समझ गए? तो अब आपको जो है ये प्रेडिक्शन इस तरीके से बोलनी पड़ेगी कि चंद्रमा जो है वृष राशि में, वृष राशि के मेष राशि के द्वितीय नवमांश में गया, जिसका स्वामी शुक्र है, और अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण केतु का भी प्रभाव लिए हुए है। तो जो है लग्न पर कितने ग्रहों का प्रभाव आ गया, चंद्रमा, केतु और शुक्र, 3 ग्रहों का अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव आ गया। आप देख रहे हो मेष राशि, लेकिन वृष का भी प्रभाव आ गया यहां पर। बात समझ रहे हो? किसी के जीवन के बारे में तुरंत निर्णय कर देना हलवा है क्या, हलवा है, हलवा नहीं है। अब आप देखोगे कि प्रेडिक्शन होती कैसे है, और उसके बाद उदाहरण भी मैं दूंगा कि कैसे देखते हैं कुंडली। बात समझ रहे हैं आप? अब आप केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है, केतु अंतर्मुखी है, मैंने बताया आपको। अब आपके कुंडली में केतु कैसा है, अगर बहुत खराब होगा तो लग्न पर इसका, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है
तो लग्न पर ये इफेक्ट करेगा। तो किसी के जीवन में निर्णय लेने के लिए आप किसी एक ग्रह या एक राशि, एक नक्षत्र से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इस तरीके से आपको ग्रहों के कारकत्व जो मैंने 9 ग्रहों के लिखाए हैं उसको याद करना पड़ेगा और उसके बाद में उन सबको मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रह और बैठा है, साला राहु बैठ गया। आप बताओ अब क्या करोगे? चंद्रमा में तो ग्रहण लग गया। अब इसकी भी प्रेडिक्शन इसमें मिक्स होगी और इसी तरीके से मिक्स होगी। ये किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस नवमांश में है, बात समझ रहे हैं आप? अब मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। हाँ, आपको बता दें मेष राशि में है तो मंगल भी ऐड हो जाएगा इसमें। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल ये नहीं ऐड होगा, ये भी ऐड हो जाएगा। तो कितने 4 ग्रह हो गए। अगर एक राहु बैठ गया ना तो 4 और ले लो, 8 ग्रहों का रिजल्ट हो गया केवल लग्न में। 8 ग्रहों का रिजल्ट हो गया केवल लग्न में। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि चंद्रमा में केतु का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा, शुक्र का भी प्रभाव अच्छा नहीं है, दोनों मित्र ग्रह नहीं है। मंगल चंद्रमा मित्र ग्रह है। तो इस तरीके से किसी कुंडली का फलादेश, किसी कुंडली के फलादेश की शुरुआत की जाती है कि ग्रह किस नक्षत्र में है, किस चरण में है और कहां पर बैठा है, उसका जो है इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है। तो अब अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 4 नंबर हो जाएगा और इसका स्वामी चला गया लग्न में। बात समझ रहे हैं भाई? 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को ये कुंडली क्या प्रॉमिस कर रही है? क्या प्रॉमिस कर रही है? कुंडली ये प्रॉमिस कर रही है कि व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, सुख, आनंद, मन की शांति, भूमि, भवन, वाहन, समृद्धि और रिश्तेदारों का सहयोग, माता का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। बात समझ गए? अभी केवल चंद्रमा बता रहे, राहु तो ऐसे लिख दिया था। युति नहीं समझा रहे, ग्रहों की युति, 1 युति, 2 युति, 3 युति, 4 युति, वो अलग चैप्टर है, उसे समझाएंगे। केवल चंद्रमा लिख के, मेष राशि का चंद्रमा है तो और लग्न में ही बैठा हुआ है। तो पहले लग्न का आपको रिजल्ट बोला, अब आपको बोल रहे हैं कि जब मेष राशि लग्न में आएगी तो 4 नंबर आ जाएगा चतुर्थ में। अब चतुर्थ चूंकि 4 नंबर का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है तो इसका संबंध बन गया लग्न से। और किसी भी ग्रह का, किसी भी भावेश का लग्नेश या लग्न से संबंध बन जाता है, भाव या भावेश से, तो वो जो है वस्तु व्यक्ति को प्राप्त होती ही होती है। और अगर ये संबंध नहीं बनता है लग्न या लग्न से तो फिर अगर कितना भी बार राजयोग कुंडली में लिखा हो लेकिन वो कभी फलित नहीं होता है, केवल कुंडली में दिखता है, फल नहीं देता है। बात समझ गया? तो आज आपको मैंने फलादेश करने का तरीका समझाया है कि ऐसे ही करेंगे। आप जो है एस्ट्रोसेज ऐप एक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें डालिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान डाल के क्लिक करेंगे तो आपकी कुंडली वो बना के दे देगा। इस तरीके से 12 खाने की कुंडली आपके समक्ष आएगी। और आप अगर कुछ नहीं जानते हैं, 0 से शुरू करिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से एडवांस लेवल पर हम ले जाएंगे आपको। अभी नक्षत्र ज्योतिष जो डीप एनालिसिस है वहां तक हम आपको ले जाएंगे, लेकिन आप शुरुआत करिए हमारे साथ। 9 ग्रह के कारक तत्व मैंने कुंडली में अपने उसमें चैनल पे डाल रखा है, उसको आप विस्तार से पहले सुन लेना, एक एक सारी वीडियो को अच्छे से उसको बार बार सुनना जिससे आपको याद हो जाए। फिर प्रेडिक्शन करने आना हमारे साथ। जब आप पूरी तैयारी से आओगे ना तो मैं आपको बिल्कुल पारंगत बना दूंगा।
कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं, एक एक मिनट के घटनाक्रम की जानकारी आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर ले जाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। अगले भाग में मैं चंद्रमा को लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा और आपको इसका एनालिसिस समझाऊंगा। जय श्री राम।